हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शफीक फ्रॉम IIT रुड़की। अभी अब हम आपको नीट 2025 में फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे 45 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, और वो आपका कोड था पेपर कोड 45, 46, 47, 48। सभी क्वेश्चंस के हम आपको एक एक करके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ रूप से दिखा देता हूँ। ब्रीफली आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू की 46th कोड, कोड नंबर 46वीं कोड के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैंने अरेंज किया था, 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चंस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस के क्या आंसर है वो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वे 46th कोड के अलावा अगर 45th कोड में जाते हैं, अगर आपका पेपर 45th कोड का है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 46th कोड में था, सेम क्वेश्चन 42 नंबर पे 45th कोड में है, जिसका कोड अगर आंसर ऑप्शंस था 3। उसी तरह 47वीं कोड में ये क्वेश्चन नंबर 29 पे था, 48वें में क्वेश्चन नंबर 31 पे था। बट ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ये समरी पार्ट था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस समरी पार्ट को आगे देख लो, ये समरी पार्ट है एंड देन इट इज जस्ट टोटल समरी। टोटल 45 क्वेश्चंस को हमने बेसिकली मैंने 46 कोड को ही यूज किया था। 45 और 47 और 48 के भी आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आ जाओ, हमें इस जगह पे मैं आ रहा हूं कि नीट 2025 के जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन, मैं 46 सेट को लेकर सॉल्यूशंस आपके सामने रख रहा हूं, सुपर फास्ट सॉल्यूशन एंड हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद फंडामेंटल कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चंस पे हम लोग जस्ट कदम रखते हैं कि पहला क्वेश्चंस जो है हमारा था, वो क्वेश्चंस था हमारे एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज विद द एरर पार्ट। ओके, सो यहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ था P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी, और यहां पे ABCD का एरर दिया हुआ था, P में एरर पूछा जा रहा था। इसके सॉल्यूशन पार्ट को देखो। जब P का ये फॉर्मूला है, ये P के में जो ABCD के पावर्स आप देख रहे हो, एरर निकालने का फॉर्मूला था जस्ट ये पावर जो है ना, ये वाला पावर जो है यहां के इसके एरर के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होता था। बट इसमें याद रखना कि जहां पे पावर माइनस है, उस माइनस के बजाय वहां पर भी प्लस ही यूज करना है। इस तरह से ये आपका आंसर 13% आया था, पहला क्वेश्चन 46th कोड का जो है। देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पूछा गया था, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो यहां पे क्या दिया हुआ था कि ये आपके पास दो पोलराइड है, बीच में एक और पोलराइड को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे लाइट निकलने के बाद इससे पास करना है, फिर इससे पास करने के बाद फिर इससे भी पास करना है। यहां पे हम लोग का एक मालस लॉ होता था, उसमें क्या बोलता था कि अगर मालस लॉ ये कहता था कि अगर आपके पास यहां से अगर कोई आई नॉट इंटेंसिटी का लाइट अगर इस पोलराइड पे, जिसमें इनके इस पास एक्सिस और इस पास एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, तो पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहां से ये अब लाइट अगर इससे पास करता है, बेसिकली क्या है, ये क्रॉस पोलराइड्स है, ये दोनों क्रॉस है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो ये आई कॉस स्क्वायर थीटा जब पास करेगा तो आई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। रेस्ट इज सिंपली मैथमेटिक्स है कि ये हमने इसको यूज किया, फिर यहां पे हमने ये मैथ्स को यूज किया। आई नॉट बटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर था, और दिस वे इट इज आंसर था आई नॉट बाई 8। दिस वाज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस ये है कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। 2 एम्पियर का करंट कहां फ्लो कर रहा है? 2 कॉइल में फ्लो कर रहा है, जिसमें रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ये रेशियोज निकालना था। बेसिकली इट इज आर बाई आर का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर 1/4 आंसर आएगा। ओके, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जहां पे कंसीडर डायमीटर्स निकालना था ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या है, बेसिकली ये मैथमेटिकल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, जहां पे आपको ये क्वेश्चंस में दिया हुआ था 10 VCD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 MSD था। तो 1 VCD इज इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 MSD माइनस 1 VSD करके हमने आपको ये निकाला था। ये वैल्यूज दिए हुए थे, 0.01 सेंटीमीटर आ गया था। रीडिंग विल बी इज इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू LC दिस, यहां से ये आंसर आएगा। एंड देन करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए R माइनस 0 एरर, जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ था। 0 एरर यहाँ पे 0.1 दिया हुआ था, तो इसको माइनस करके दैट आंसर विल बी 4.98 सेंटीमीटर। ओके,
सो दिस वे दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कहा गया कि एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, उस तरह से लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई हो गया। दोनों का एनर्जी सेम दिया हुआ था। इसका एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम ई। और हम लोग वहां पे लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हम लोग निकालते थे, एच बाई पी मोमेंटम, एच बाई एम वी, एच बाई दिस। अब हम लोग को निकालना है लेमडा फोटोन डिवाइड बाय लेमडा इलेक्ट्रॉन। सो लेमडा फोटोन वहां से रख दिया, लेमडा इलेक्ट्रॉन यहां रखा, कैंसिल करने के बाद ये फाइनली आंसर C इंटू अंडर रूट 2 एम बाई ई। दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा अगेन डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 2 में हाइड्रोजन एटम में जो है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। सो हम लोग जानते थे कि V इज इक्वल टू 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ से डेरिवेशन से पहले निकल के आते हैं। जनरली रेडियस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, इसके फॉर्मूलाज हम लोग को याद रखना चाहिए था। ये बेसिकली अगर इस डाटा को देखिएगा तो ये डाटा नथिंग बट जो है C डिवाइडेड बाई 137 के बराबर होता था। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। सो उस तरह से ये चीज आपके पास निकल कर आया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जाता है तो H अपॉन एम वी होता है। H का वैल्यू यहाँ पे हमने ये रख दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ पे V का वैल्यू रख दिया बाई 2, N इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे इसको डिवाइड किया, समथिंग 0.67 टाइप का चीज आया, 10 का पावर -9, सो 0.67 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि कह रहा है कि यहाँ पे एयर से किसी मीडियम पे इंसिडेंट हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 1.73। सो ये देखो, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और इधर रिफ्रैक्टेड लाइट है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये पेज नंबर 376 एच.सी. वर्मा फर्स्ट पार्ट जो बुक है एच.सी. वर्मा का, पेज नंबर 376 पर जाइए। वहां पे इंसिडेंट रे अगर अनपोलराइज्ड है और अगर tan I इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 अगर हो जाता है, यहाँ पे म्यू 2 बाई म्यू 1, रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये थ्योरी है वहां पे। इस तरह से आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा और यहाँ पे म्यू का वैल्यू √3 है। सो यहाँ पे I का वैल्यू जो है आपके पास 60 डिग्री होगा। सो म्यू विद दिस रिफ्लेक्टेड रे विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड व्हाइल द रिफ्रैक्टेड रे विल नेवर बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये थ्योरी आपको एच.सी. वर्मा के इस पेज पर मिलेगा। सो दिस वे दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट इज योर, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है। दो कार के बारे में लिखा हुआ है कि एक कार है जो यहाँ से एक कार जो है जिसका काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, दूसरा एक कार है जिसका काइनेटिक एनर्जी 225 जूल है, मतलब चल रहा आगे की तरफ। ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाने के बाद ये 1000 मीटर पे जाकर रुक जाता है और ये वाला जो है 1500 मीटर पे जाकर रुक जाता है। देखो फॉर्मूला हो जाएगा S इज इक्वल टू, जैसे आप जानते थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जहां पे जब जाके फाइनली रुक गया तो S इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर अपॉन 2a। ये यहाँ पे आप इसको एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन के रूप में माइनस ले सकते थे। तो S इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर अपॉन 2a, उसी तरह S2 इज इक्वल टू यू बी स्क्वायर अपॉन 2 एक्सेलरेशन ऑफ बी या डिसेलरेशन ऑफ बी कहो ना। हमने क्या किया इस फॉर्मूला में, यहाँ पे ये जो चीज निकल कर आया था हमने ऊपर में इसके मास को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मास मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, ये चीज मेरा तो काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये ma इज नथिंग बट दिस फोर्स अप्लाइड Fa। सो ये Fa के बराबर हो गया। तो देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स अप्लाइड। सो अब हमने इसके रेशियोज निकाल लिए कि S1 बाई S2 क्या होगा। सॉल्व किया, इट इज 2/3। सिंपल आंसर, सिंपल वेज ऑफ द सॉल्विंग। देन हम लोग चलते, एक वायर है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जाता है कि एक रेसिस्टेंस है जिसमें ρl/a रेसिस्टेंस होता था, यदि 8 पार्ट में कर दीजिएगा रेसिस्टेंस विल बिकम R/8। ये 4 को पैरेलल में जोड़ दिया, 4 को पैरेलल में जोड़, इनका कॉम्बिनेशन R/8 बटा 4, R/32, R/32, इनको सीरीज में जोड़ा गया, R/16 विल बी आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है 30 लीटर, इसका वॉल्यूम है 18.2 मोल्स, इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें से कुछ ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इसका प्रेशर जो है ना, गेज प्रेशर दे रहा है 11, लेकिन एक्चुअल प्रेशर क्या होगा, गेज प्रेस प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गेज प्रेशर का डिफिनीशन होता था प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये 1 जुटने के बाद 12 एटमॉस्फेयर हो गया।
इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं। पी मतलब आपके पास प्रेशर जो 12 एटमोस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय दिस, चूंकि ये हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, देन आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में 30/1000 मीटर क्यूब। एन का वैल्यू नहीं पता है, मतलब इसमें कितना गैस है, और यहां पे हमने आर का वैल्यू रखा, टेम्परेचर 300 केल्विन। वैल्यूज निकल कर आया इनका 14.54, यहाँ पे 14.54 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के है, यहाँ पे 18 है, तो कितना निकला है भाई, निकल गया 3.65 मोल्स निकल गया। उसको 32 ग्राम पर मोल से गुणा किए, 111.992 ग्राम पर मोल आया, और 0.16, अगर इसको केजी में बदलते हैं 0.116 केजी आंसर आता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कैमरा है, जहां पे कैमरा के पास जो है क्या दिया हुआ है, कैमरे के साथ दिया हुआ है कि कैमरे में 4 लेंस लगे हुए थे। चारों लेंस का पावर देखोगे तो लेंस जब कॉम्बिनेशंस में साथ में होते हैं तो पावर का फॉर्मूला ये होता है। सो चारों पावर जुड़ जाते हैं, मैग्निफिकेशंस में मल्टीप्लाई होता है। अगर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है या हिंट्स देखना है, थ्योरी देखना है, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 पेज नंबर 238 पर जाकर देख सकते हो। देन इट इज दिस क्वेश्चन इज सिंपली जो है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपका ये इंडक्टर है, यहाँ पे एक बैटरी और ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से करंट का फ्लो है, और करंट जो है, करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड दिया हुआ था। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, बीच में एक पॉइंट सी ले लो, एक पॉइंट डी ले लो। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल VA माइनस VC हो गया, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल VC माइनस VD हो गया, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल VC माइनस VB हो गया। देखोगे ये कटते जाएगा और VA माइनस VB निकल कर आएगा। ये पार्ट LdI/dt 1/1 प्लस ये पार्ट 5 वोल्ट प्लस ये पार्ट I × R 2 × 2 10 वोल्ट, इसका आंसर आया। अगले सवाल की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि अर्थ पे रखा हुआ है। अगर अर्थ पे रखा हुआ है तो इस समय इसका जो मास है, मतलब वेट है, सॉरी वेट जो है, बट दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है Gmm/r² 48 न्यूटन के बराबर है। हमने क्या किया, इस अर्थ को उसके सेंटर पे रिप्लेस कर दिया। उस तरह से ये बीच की दूरी r है, फॉर्मूला फोर्स का ये हुआ, दिस फोर्स इज इक्वल टू 48 न्यूटन। अब अर्थ से उसकी दूरी जो है ना r/3 कर दी जाती है सरफेस से। अगेन इस अर्थ को सेंटर पर रिप्लेस करो, ये दूरी कितना हो गया 4r/3। फॉर्मूला लगाया, इस समय क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, देन इट इज 9/16 टाइम्स अर्लियर वन निकल कर आया 27 न्यूटन। सो दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड अप। ओके, सो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलो। देन क्वेश्चन नंबर 14, ये फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने आपको थ्योरी समझाने का कोशिश किया है कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो इस तरह से वेरी कर रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड, ये जो एंगल है, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 3π/2। 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, साइन इज -1। सो दिस वैल्यू v इनपुट इज निगेटिव। अगर ये निगेटिव है, इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल कम है यहाँ के पोटेंशियल से, और यहाँ का पोटेंशियल इससे कम है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे सिचुएशन है तो A का पोटेंशियल कम है, B का पोटेंशियल ज्यादा है, C का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो ये जो हमारा डायोड होगा, PN जंक्शन कहा जाए, ये फॉरवर्ड काम कर रहा होगा, मतलब ये करंट को अलाउ कर रहा होगा, जबकि ये करंट को अलाउ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जो है कम है जो है। सो इस तरह से वो ऊपर वाला रिवर्स बायस होगा और नीचे वाला जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। ये हमारा आंसर्स हो जाएगा। एंड इसके लिए अगर आपको देखना है कि ये थ्योरी कहाँ मिलेगी, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सी द थ्योरी ऑफ द HC वर्मा सेकंड फिजिक्स पेज नंबर 406 पे। और अगर आप एनसीईआरटी बुक देखना चाहते हैं तो 12th के पार्ट 2 के पेज नंबर 339 पर जाके देखिए, इसके थ्योरी आपको सामने दिखाई देगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे 2 cities X and Y आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस। यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 सिटी है और X और Y दोनों तरफ से बसेस जो है चलती हैं। एक बस आगे जाती है तो अगर T टाइम के बाद दूसरी बस छूटती है, यानी कि पहले और दूसरे बस के बीच में VT डिस्टेंस हो जाएगा, जहां पे V इज द स्पीड ऑफ द बस। इट इज इन किलोमीटर पर मिनट ले रहा हूं क्योंकि टाइम को मैंने मिनट में लिया, ये VT डिस्टेंस होगा। सिमिलरली यहां से जो बसेस चल रही हैं, पहली बस और दूसरे बस के बीच में दूरी VT होगी। अब इस अगले सिचुएशन में क्या आता है, एक लड़की यहाँ पे जो स्कूटर से जा रही है, उसको ये पहला बस मिलता है। बस ये मिलने के बाद ये बस जब क्रॉस कर जाता है, लड़की भी आगे बढ़ रही है और साथ साथ ही इसको कुछ देर के बाद ये दूसरी बस मिलती है। और कितने देर के बाद मिलती है, 30 मिनट के बाद मिलती है। इसका मतलब कि लड़की ने ये जो डिस्टेंस तय किया है, दिस वन, ये डिस्टेंस कितना है, लड़की के द्वारा ये तय किया गया डिस्टेंस जो है, चूंकि लड़की 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही है,
सो 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से 30 मिनट में इसने इतनी दूरी तय की है, दिस डिस्टेंस, प्लस पहले की ये दूरी है जो बीच में A1 और 2 के बीच में है, दैट इज VT। देन दिस इज इक्वल टू ये जो वाली बस है 30 मिनट के बाद इसके साथ मिलती है तो V इंटू 30, एक ये इक्वेशन बन जाता है। दूसरा ये सिचुएशन है इधर वाले बस से, इस लड़की को पहले ये बस यहाँ पे, पहले ये बस मिली उसको 1 नंबर बस यहाँ पे मिली, वो चली गई, लड़की इधर जा रही है, बस से इधर आ रही है, बस 2 जो पीछे थी वो इससे मिल गई, ये लड़की इधर आगे बढ़ रही थी, बस ये आगे जो है चल रही थी, दोनों आके यहाँ मिलते हैं 10 मिनट में, यानी 10 मिनट में ये दूरी, 10 मिनट में ये दूरी, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला VT के बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो हमें V का वैल्यू 2 किलोमीटर पर मिनट मिलता है, यानी कि 2 किलोमीटर पर मिनट मतलब 120 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपका यहाँ पे जो 120 किलोमीटर पर आवर का, यानी कि आंसर नंबर 3 यहाँ का आंसर सही था। इस सवाल के बाद आगे बढ़ो, 16वां नंबर क्वेश्चन, सन रोटेट्स अराउंड द सेंटर वंस इन 27 डेज। अब ये देखो, ये सन है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है जो ना, अब सन अपने आप में इंटरनल फोर्सेस की वजह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये क्या हुआ कि एक्सपैंड होकर रोटेट कर रहा है। अब इस समय एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, सो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, I1 इज नथिंग बट 2π5 mr², मास तो वही है यहाँ पे 2π5 m 2r² ω2, ω2 जो है आपका ω1/4 हो गया, तो ω2 यानी कि इसका रोटेशनल स्पीड घट चुका है इसके रोटेशनल स्पीड से। टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, सो यहाँ पे 27 दिन था, यहाँ पे 2π/2 ω2 करेंगे तो यहाँ पे 108 दिन आ जाएगा। अगर थ्योरी देखना है तो पेज नंबर 174 HC वर्मा पार्ट 1 के पेज नंबर 174 पर जाके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो लाइट के चलने का है, क्योंकि लाइट के साथ जो है ना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एसोसिएटेड है, एक साथ परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और वाइब्रेट कर रहा है, और वेलोसिटी आगे जा रहा है, वेलोसिटी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, E परपेंडिकुलर टू B, E परपेंडिकुलर टू B, B परपेंडिकुलर टू B, इनसे अगर आप निकालते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ये जो चीज है ना, ये बतला रहा है कि लाइट जो है x डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है। ओके, सो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, फिर आपके पास जो है EZ, इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड निश्चित रूप से Y डायरेक्शन में होगा। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का सेम ये इक्वेशन होता था, E और B में एक रिलेशन होता था, वो E और B में रिलेशन है, E0 इज इक्वल टू C इंटू B0, सो B0 का वैल्यूज हम लोग निकाल दिया 2 × 10⁻⁷। इस तरह से यहाँ पे जो आंसर निकल कर आया वो सिंपली जो है हमारे पास आया कि B0 इज इक्वल टू दिस, कोड आंसर यहाँ पे चौथा आंसर निकल कर आ जाएगा, आंसर नंबर 4 यहाँ पे, दिस वन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल चार्ज है, यहाँ पे देखो ये 2 आइडेंटिकल चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू KQ/r², ये फॉर्मूला से निकल कर आया। अब क्या हुआ कि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट C आया जिसपे क्या था, 0 चार्ज था। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आ गया। अब ये यहां से C हट जाता है, C आके अब इसके साथ चिपकता है, इस पे B के साथ चार्ज Q था, इस पे Q प्लस Q/2 था, दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में आए, दोनों कंडक्टिंग है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और दोनों का जो चार्ज होगा Q प्लस Q/2 यानी 3Q/2, उसको आधा आधा बांट दीजिए, 3Q/4 3Q/4। अब ये सिचुएशंस आ गया कि अब B पर ये चार्जेस आ गए। थर्ड सिचुएशंस विल बी दैट, थर्ड सिचुएशन हमारा यहाँ पे है कि A का आप चार्ज कितना है Q/2 और B पे चार्ज कितना है 3Q/4। अब r डिस्टेंस पर रखा गया, फोर्स कितना काम करेगा कि Q/2 3Q/2 4/r², और यहां से आप देख रहे हैं Q² हमारा F के बराबर था, तो 3/8F अब दिस टाइम फोर्स होगा। सो दिस वे द आंसर विल बी द थर्ड वन, इसका आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे पहले क्या दिया है कि 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे -PE हो गया, cos 0 डिग्री 1 होता है,
60 डिग्री पर जब हो गया तो यहाँ पे -PE/2 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया? U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एंगल 60 डिग्री माइनस पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट एंगल 0 डिग्री। सो ये दिस विल बी PE/2 और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 जूल आंसर आ जाएगा। अगला एक माइक्रोस्कोप है जो लेंस का हम लोग बात कर रहे थे। तो लाइट में एनसीईआरटी के इस पेज पर अगर आप फिजिक्स 12 के सेकंड पार्ट के पेज नंबर 244 पे जाइएगा, एक आपके पास माइक्रोस्कोप है, ये ऑब्जेक्टिव है, आई पीस है और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो L/F0 D/FE मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 बार जो है मैग्निफिकेशंस को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली इट विल बी 125। ओके, यहाँ पे ये एक आपके पास गेट का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है ये आपका नॉर गेट है, ये नैंड गेट है और ये आपका एंड गेट है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नॉर गेट है, ये नैंड गेट है, ये एंड गेट है। अब मैंने सिग्नल हमारे पास ए है और बी है और यहाँ से आउटपुट को मैंने सी मान लिया, ठीक है। सो अगर हमने 1 0 डाला और गेट होता था तो और गेट में क्या होता था? 1 0 भी 1 होता था, 0 1 भी 1 होता था, 1 1 भी 1 होता था, 0 0 0 होता था। लेकिन जब नॉर लग गया है तो एंड के बाद अगर मतलब और के बाद नॉर लगा, नॉट लगा हुआ है तो 1 0 1 आएगा। लेकिन वो ये वाला जो पॉइंट्स है, नॉर वाला जो चीज है उसने उसको मतलब नॉट वाला जो चीज है उसने 0 कर दिया। तो ये सी का आउटपुट मुझे मिल गया। डी का आउटपुट एंड वाले के लिए इनके बेसिस पर डी का आउटपुट ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये सी और डी जो है जो जा रहे हैं अगले एंड गेट में तो यहां पे मेरा ये आउटपुट निकल कर गया। अगर आप देखोगे तो ये आउटपुट और ये सी आउटपुट सेम है, इसका मतलब कि ये नॉर गेट का काम कर रहा है। फाइनली आंसर विल बी 3। एच सी वर्मा के पेज नंबर 412 पे आप देख सकते हो ये थ्योरी कंप्लीट रूप से दिया हुआ है, सेकंड पार्ट ऑफ द एच सी वर्मा। ना अब चलिए, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 20 केजी है। इस वाले सवाल में 22 नंबर में देखो, एक ये रॉड है और यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे वेट तो mg नीचे सेंटर से काम कर रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। मुझे फ्रिक्शन का वैल्यूज निकालना है। देखो mg विल बी N2 के बराबर हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू N1 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट, सी पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क को 0 कर दिया। टॉर्क को 0 करेंगे अगर सी पॉइंट के अबाउट तो इसमें क्या होगा कि हमारा F और N2 तो गायब हो जाएगा। सिंपली N mg और N1 का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा। mg का टॉर्क ये है, N1 का टॉर्क ये है, N1 फ्रिक्शन के बराबर है। इस तरह से फ्रिक्शन की वैल्यू 100√3 निकल कर आता है। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके सामने जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है हमारा, मैंने आपको क्या कहा कि ये क्वेश्चन देखने के बाद व्हाट यू डू दैट, इसको 90 डिग्री से ऐसे घुमा दो यार, ऐसे घुमा के देखो, ऐसे घुमा के सोचो। तो मैंने इसको एक 90 डिग्री से आपको आपके सामने जस्ट ये जो फिगर था ना, इस फिगर को ऐसे 90 डिग्री से घुमा के सोचने की कोशिश किया। 90 डिग्री से जब मैंने घुमाया तो ये फिगर इस टाइप का बना। इस फिगर को मैंने रीड्रॉ किया। ये फिगर को रीड्रॉ करने के बाद मुझे ये पता चला, इसी फिगर को रीड्रॉ किया गया है, मुझे ये पता चला कि भैया ये 3/5 इज इक्वल टू 1.5/2.5, 3/5 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5। सो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है। 3 5 का 8, यहाँ पे ये 4 हुआ, 8 4 का रेसिस्टेंस, 8 गुना 4/8 + 4 पैरेलल वाला कॉम्बिनेशंस। तो ये पूरे चीज प्लस 1/3 ये प्लस आपका ये रेसिस्टेंस 7, ये पूरे रेसिस्टेंस में करंट आई जा रहा है, दैट इज 5 इज इक्वल टू दिस मच। आई का वैल्यू इतना निकल कर आ गया 0.5 एम्पियर। वेरी सिंपल वे में व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सवाल था। ओके, सो मूव करते हैं अगले जो है 24 नंबर क्वेश्चन, अ मॉडल फॉर द क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है कि ये हमारा मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया और मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं फेंक रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें चक्कर काट रहा है। सो जब आप देखोगे कि सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, ई वी क्रॉस बी, दैट इज ई बी बी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर। तो v/r का वैल्यू ये निकल कर आ गया। जब v/r का वैल्यूज ये निकल कर आ गया है, अब मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स का वैल्यू BA इज इक्वल टू NH/E, ये सवाल में दिया हुआ है। करंट I इज इक्वल टू E/T, दैट इज E बटा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई V। तो इस तरह से करंट का वैल्यू ये निकल कर आया। मैग्नेटिक मोमेंट I × A होता है।
तो आई की जगह पे मैंने ये पूरा चीज रख दिया। ए मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां से एक मतलब एरिया हमने यहां से ला के रखा है और कहीं से नहीं ला के रखा है। ये एन एच बाई ई ए बाई बी ये वैल्यूज रख दिया था। अब यहां पे v बाई आर की जरूरत थी तो मैंने v बाई आर को यहां से वहां से रिप्लेस कर दिया, यहां पे ई बी बाई एम कर दिया और ये कैंसिल करने के बाद एच ई डिवाइड बाई 2 पाई एम आया, क्योंकि n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, सबसे ग्राउंड स्टेट की बात की गई है। ओके, सो दिस वे आंसर इज एच ई बाई 2 पाई एम। नेक्स्ट इज ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये वाला ही आंसर होगा। और यहाँ पे दैट इज 4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे देखोगे तो एनसीईआरटी का फिजिक्स 2 सेकेंड पार्ट 2 पेज नंबर 278 पर डायरेक्टली ये फिगर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट कर दिया गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इंजेक्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज v क्रॉस b। तो ये जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स जो है ना मेरा नीचे की तरफ निकल कर आ रहा है, दैट इज ई वी बी, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये फोर्स हो जाएगा। अगर उसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता था दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ई। तो चार्ज चूंकि निगेटिव है तो ये फोर्स जो है ना ऊपर की तरफ चला जाएगा, किसी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद पलट जाता है, तो ये मेरा फोर्स हो गया। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, दिस। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करे उसके लिए ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों को मैंने बराबर किया और यहां से मुझे ई का वैल्यू निकल कर आया, दैट इज E इज इक्वल टू वी बी। वी का वैल्यू c बाई 100 है और b का वैल्यू दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको 27 इंटू 10 का पावर -2 निकल कर आता है। और यहां पर यह चीज भी निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये वैल्यूज निकल कर आया 27 इंटू यहाँ पे -2 नहीं बल्कि अगर देखेंगे 9 का 27, यहाँ पे 8 4 ये 2 + 2 आता है। ओके, सो ऑप्शंस विल बी 1, ऑप्शन हमारा 1 नंबर है। ओके, सो अब आप आगे चलिए। देन ये क्वेश्चन नंबर 27 जो कि एक वाटर टैंक वाला चीज था, बड़े ही क्वेश्चंस को उलझा के दिया हुआ था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सही से देखेंगे, मैं आपको बेसिकली एक और भी चीज बोलना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा आप हेल्प जो है HC वर्मा के पेज नंबर 289, HC वर्मा पार्ट 1 पेज 289 पे कैपिलरी का जो थ्योरी है उस थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखते तो हम लोग क्या किए थे, एक पॉइंट यहां लिए थे और ये इस पॉइंट से ये x डिस्टेंस और y हाइट पे ये पॉइंट लिए थे। अगला एक पॉइंट मैंने यहां लिया था जो डेल्टा x और dy दूरी पर था, मतलब यहां पे ये पॉइंट था x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। अब यहां पे जो मेरा सरफेस टेंशन है ये थीटा एंगल बना रहा है, यहां पे जो सरफेस टेंशन है थीटा प्लस डी थीटा एंगल बना रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी x जो सरफेस टेंशन है, और ये विड्थ ऑफ द लिक्विड फिलहाल मैंने b अपने तरफ से माना था। तो अगर ये जो और सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ b एंड साइन थीटा प्लस डी थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट। ओके, माइनस यहां पे इनका जो है इसका ये नीचे वाला कंपोनेंट हमने माइनस किया और दैट शुड बी इक्वल टू वो जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है जो इतना है, ये साइन थीटा प्लस डी थीटा को थीटा प्लस डी थीटा और साइन थीटा को थीटा मान लिया गया क्योंकि थीटा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब साइन थीटा बहुत ही छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, कॉस थीटा बिकम्स 1। ओके, सो यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि ये जो नेट फोर्स ऊपर है दैट इज mg के बराबर। m क्या है, m इज ये जो आपका पार्ट देख रहे हैं इसका डेंसिटी लिक्विड का मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय g। तो ये वेट को बैलेंस कर रहा है और इस तरह से जब हमने यहां पे निकाला और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा दैट विल बी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट y मल्टीप्लाइड बाय ये डेप्थ b। सो यहां पे ये मैंने वॉल्यूम निकाल लिया मल्टीप्लाइड बाय जी रो, यहां से एक इक्वेशंस मेरे पास ये निकल कर आ गया। बट अभी भी मेरा आंसर नहीं आया। मैंने क्या किया कि यहां पे जो है किसी भी इस पॉइंट पर टैंजेंट को लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx होता है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं जानता हूं कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1।
सो कॉस थीटा 1 होगा तो सेक स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, इसको 1 कर दिया, डी थीटा बाई डी एक्स का मान वहां से उठाकर रख दिया, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, और दिस वे डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर मैंने पाया, और दैट वॉज योर नथिंग बट 1। ये वाला आंसर हमको निकल कर आया, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर रो जी बाई एस इंटू वाई। ओके, सो दिस वे दिस क्वेश्चन वॉज सॉल्व। क्वेश्चंस थोड़ा मैथमेटिकल जरूर है, बट आप थोड़ा सा अगर कंसेप्ट आपको होता कि सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ, थोड़ा सा कंसेप्ट होता तो आप इसको कर सकते थे, बट एज आई से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को स्किप करके आपको आगे बढ़ना चाहिए था। एनीवे द आंसर इज दिस वन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साउंड का क्वेश्चन है। साउंड के क्वेश्चंस में क्या हुआ है, ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों एंड पे क्या बनता है, नोड्स बनते हैं, एंड दैट लेंथ इज नथिंग बट लेमडा बाई 2, लेमडा 3 लेमडा बाई 2, इस टाइप की चीजें होती हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमेशा ही इस पॉइंट पे एंटी नोड और यहाँ पे प्रेशर का नोड बनता है, तो दिस लेंथ विल बी लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे देखोगे अगर ये चीज को अगर आप कंसीडर करते हैं तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और अगर आप यहां पे L इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 यूज करते हैं तो इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलता है। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का चाहे जो भी हो, दोनों के केस में V इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है, जहां पे F विल बी फ्रीक्वेंसी, V इज व्हाट, V इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम, वहां पे उसके मैकेनिक उसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, तो चाहे ये हो या वो हो, वहां पे दोनों में V सेम होगा। सो अब मैंने क्या किया, इस केस के लिए L इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 ये फॉर्मूला से यूज किया। सो सिंपली हमने यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 2L रख दिया। ओके, नाउ अगेन जब उस पार्ट को मैंने पानी में जो है, इसको पानी में, इस पाइप को पानी में डिप किया गया, तो पानी में आधा डिप होने के बाद आधा पार्ट बच गया, दैट इज L बाई 2 बच गया है। दैट L बाई 2 इज शुड बी इक्वल टू लेमडा बाई 4 फॉर दिस क्लोज ऑर्गन पाइप, और फिर V इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, यहां से लेमडा का वैल्यू निकाले, लेमडा का वैल्यू यहां से कट करने के बाद 2L आता है एफ स्टार, और एफ स्टार अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमें पता चलेगा F विल बी इक्वल टू एफ स्टार। तो दैट इज द सिंपली आंसर विल बी दिस ऑर्गन पाइप के लिए आंसर 1 ही आएगा। ओके, सो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, इसको सर्कुलर प्लेट्स बेसिकली क्या है कि इस टाइप का है, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इनको बैटरी से अगर हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं, और चार्जिंग पर यहाँ पे चार्जेस जमा हो रहे हैं, बेसिकली ये आपको सर्कुलर टाइप का है। तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ज का रेट ऑफ चार्ज दिया हुआ है कि इक्वली जो है, मतलब कांस्टेंट रेट से इस पे चार्ज जमा हो रहा है, तो करंट भी कांस्टेंट होंगे। सो बेसिकली ऐसा एक सिलिंड्रिकल टाइप का चीज होगा। इस सिलेंडर के बाहर में अगर आप देखिएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिर रहा होगा, और बीच वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो बढ़ रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहा होगा। पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। सो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन था, एचसी वर्मा में इसकी थ्योरी पेज नंबर 332 पे दिया हुआ है, वाइल एनसीईआरटी में सेकेंड 12th के फिजिक्स 1 में पेज नंबर 203 पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ था, कंसेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट के हिसाब से। यहाँ पे आंसर 2 होगा, नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस और कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। बेसिकली इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आता है। ओके, सो ये आप इन जगहों पे जाके पढ़ सकते हैं, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। आंसर विल बी सेकंड पार्ट। नाउ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चंस था। किसका क्वेश्चंस था? ये हमारा क्वेश्चंस था ये एक इलेक्ट्रिक हीट कंडक्शंस का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो मैंने कैसे बनाया था। यहाँ पे 2K कंडक्टिविटी दिया था, यहाँ पे K दिया था, यहाँ पे 2K दिया था। मैं जानता हूं कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता था, रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस होता था, थर्मल रेसिस्टेंस 1 अपॉन कंडक्टिविटी L/A होता था। तो R1, R2, R3। अब यहाँ पे जरा सोचो, मैंने बड़ा अलग टाइप का टेक्निक सोचा। ये L/2 मैं कर देता हूं, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा? L/2 डिवाइडेड बाई KA,
ओके, सो मैंने क्या कहा कि ये जो लंबाई L है, ये अगर L/2 हो जाता तो ये जो 2K है ये K से रिप्लेस हो जाता, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इसकी बात करते तो ये L/2 हो जाता और ये K हो जाता। तीनों मटेरियल एक ही थर्मल कंडक्टिविटी के हो जाए, इसके लिए इसको L/2 होना पड़ेगा, इसको L/2 होना पड़ेगा। थोड़ा सा यहां पे बुद्धि लगाइए, इस जगह पे जो मैं कह रहा हूं L/2 नीचे K। अगर ये L/2 है उसको x मान लो, ये L है तो ये 2x हो गया, ये L/2 है तो x हो गया। अब पूरा कितना हो गया, x 2x और x, ये मिलकर कितना हो गया 4x। 4x और एक ही जैसा मटेरियल है और यहां पे टेम्परेचर 3T है, यहां पे टेम्परेचर T है, अंतर कितना है 2T। 4x डिस्टेंस टेम्परेचर ड्रॉप इज 2T, T से 3T से T हो गया, 2T ड्रॉप है। अगर ये दूरी अगर मेरा x पर चले जाए, x पे जाए तो कितना ड्रॉप हो जाएगा भाई, तो ड्रॉप हो जाएगा हमारा 2T डिवाइडेड बाई 4। देखो 4x पर 2T है तो x पे कितना होगा 2T बाई 4, यानी T/2 ड्रॉप होगा। यहां से 3T है तो इस पॉइंट पर आपका T/2 ड्रॉप हो चुका है। तो T/2 ड्रॉप होने का मतलब है कि 5T/2 वहां पे है T1 की जगह पे। सिमिलरली यहां पे अगर 3x दूरी पर आ जाते हैं, इस डिस्टेंस पे आ जाते हैं x और 2x, तो 3x पे जाएंगे तो कितना ड्रॉप हो जाएगा, x पे इतना ड्रॉप है तो 3x पे कितना ड्रॉप है 3 टाइम्स, तो T2 इज इक्वल टू 3T माइनस दिस, ये चीज निकल कर आया। टेम्परेचर का रेशियोस 5/3। सो वेरी इंटरेस्टिंग वे से सॉल्व किया गया है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बड़ा ही मजा आएगा इस सवाल को बनाने में। बिना पेन उठाए हुए ये सवाल किया गया है। ओके, सो देन अगला, ओहो, ये क्वेश्चन नंबर 31 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, यहां देखो, इस फिगर को देखो, यहां पे 1 ओम 3 ओम 2 ओम 4 ओम। मैंने क्या बोला, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और देन ये सीरीज में 1 3 2 4। तो हमने क्या किया, कितना करंट निकलेगा 50/1 गुना 3 बटा 1 प्लस 3, ये इसका रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस, मैंने यहां पे फिर करके ये निकाला, करंट निकला 24 एम्पियर। 24 एम्पियर करंट को यहां लेकर आते हैं, फिर इस फिगर में लेकर आते हैं। इस फिगर में मैंने बोला 1 और 3 है, 24 एम्पियर का करंट। अब इसमें कितना करंट जाएगा, जाहिर सी बात है कि रेसिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा जाना चाहिए। तो करंट आई इज इक्वल टू 24 बटा इन दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई नीचे वाला रेसिस्टेंस, ऊपर में करंट निकालना है, करंट डिस्ट्रीब्यूशंस इन द पैरेलल सर्किट। ठीक है, ऐसा क्लास 10 में ही पढ़ते थे कि ये करंट जो गया तो इसमें कितना आएगा। सो इसमें आने वाला करंट, दिस करंट डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ये रेसिस्टेंस, तो ये 18 एम्पियर निकल कर आया। वही करंट 24 एम्पियर जब आगे निकल के जब इस सर्किट में बढ़ता है, तब मैंने निकाला कि भाई ऊपर वाले में कितना करंट गया, तो सेम 24 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके ये 16 एम्पियर। और इसका मतलब ये है कि यहां 18 आया, इसमें 16 आया, तो नीचे कितना चला गया भाई 2, क्योंकि जंक्शन पे जो करंट होता है वो 0 होता है। जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यही कहता है। तो इस तरह से सी से डी में जाने वाले करंट का वैल्यू 2 एम्पियर। ओके, सिंपल वे। देन अगेन अब आप आइए, ये है आपका, यहां पे सिंपली t का वैल्यू दिया हुआ है, t इज इक्वल टू दिस मच। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका डिफरेंशिएशन 1, दिस डिफरेंशिएशन 2x dx by dt प्लस इसका डिफरेंशिएशन dx by dt, dx by dt निकल कर इतना आ गया, ये चीज अब आ गया। अब आप अगेन डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशंस के लिए, d2x by dt स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे -1 बाहर उतर जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू था उसमें एक और बढ़ जाएगा, -2 हो गया, और इंटू इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 0 + 2 इंटू dx by dt, अगेन वहां से उठा के वैल्यू यहां पे रखो, और इस तरह से दिस आंसर विल बी -2 by this one। ओके, अब ये है गैसेस वाला है। इसमें देखो गैस में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे दिया हुआ था कि एक सिलेंडर में गैस रखा हुआ है, एक दूसरे सिलेंडर में भी गैस रखा हुआ है। इनको Q हीट दिया तो ये ऊपर इतना चला गया, इनको हीट दिया तो ऊपर चला गया। अब क्या है कि Q इज इक्वल टू हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा वी, P प्लस डेल्टा वी, जो प्रेशर पड़ता है ऊपर से दैट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी प्लस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन में देखिए सेम तरीके से क्वेश्चन में क्या लिखा था, Q इज सेम, जो Q है बोला दोनों को सेम हीट दिया, बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम गया, P दोनों के लिए सेम है। अब ये भाई इस इक्वेशन में देखो Q सेम है, ठीक है, Q सेम है, P सेम है, डेल्टा U सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा V जो दोनों में वॉल्यूम में चेंज हो रहा है दैट शुड बी द सेम। डेल्टा V ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा V ऑफ B इज इक्वल टू पाई RN स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16, ये पाई RA स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16, यहाँ पे पाई RB स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9।
सो यहां से आपको आर ए बाई आर बी विल बिकम 3/4, वेरी सिंपल वे। नेक्स्ट चीज ये, अब देखो क्या है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, अगर ये मास अगर नहीं बदलता तो एम जी बाई के हो जाता था, ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम होता है। यहां पे आप देखिएगा कि अब क्या कर रहा है, यहां पे कर रहा है कि ये मास सैंड बॉक्स है, मास धीरे धीरे निकल रहा है, ये ऐसे 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 एसएचएम कर रहा है और मास भी गायब हो रहा है। तो मास अगर कम हो रहा होगा, अगर ये मास कम होगा तो ये ओवरऑल बढ़ेगा, तो ओमेगा विल इंक्रीज एंड एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। इसके हिसाब से देखिएगा तो ओमेगा विल इंक्रीज, एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। दिस इज द ओनली ऑप्शन, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। अब आ जाइए यहां पर, एक ये स्फीयर दिया हुआ था जिसका रेडियस आर है और इसमें से मतलब आर रेडियस कट करके निकाला गया है बड़ा वाला 2r रेडियस में। मैं क्या बोलता हूं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। ये मेरा कहना है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। तो छोटा वाला का मास अगर स्मॉल एम मान लेते हैं तो बड़े वाला का मास जो है ना 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2r रेडियस है तो पूरे का मास जो है 2r का क्यूब हो जाएगा। अगर अंदर वाले का m लेते हैं तो पूरे का सिस्टम इंक्लूडिंग दैट छोटा वाला भी, सो यहाँ पे 8m हो जाएगा। अब जाओ जाओ, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला बिना काटे हुए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज इक्वल टू 2π/5m 2r स्क्वायर। m मतलब मास 8m, ये 4r स्क्वायर, यहां पे ये चीज निकल आया। छोटा वाला जो है ये वाला, छोटा वाला ये वाला, इसको y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr स्क्वायर, इस तरह से ये चीज निकल कर आया। अब हमें क्या कराया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल डिवाइडेड बाय द रेस्ट पार्ट, इसको हटाने के बाद तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसको घटा लेना पड़ेगा। तो 7/5 mr स्क्वायर में से ये चीज, इसमें से इसको घटा के यहां लिखते हैं तो 7/57 मेरा आंसर आता है। ओके, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब क्या किया गया, यहां पे बीच में K1 का आपका K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3d/8 डिस्टेंस में और K2 का d/2 में रख दिया। बीच का डिस्टेंस ये जो निकल कर आया वो d/8 है। ये तीनों कैपेसिटर्स अब क्या हो गया, सीरीज में हो गया, जिसका एक का C1 निकल कर आया, C2 निकल कर आया, C3 निकल कर आया। यहां पे देखो, यहां पे C1 में K से मल्टीप्लाई किया हूं, यहां पे K2 से मल्टीप्लाई किया, यहां किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं है। अब ये कहा जा रहा है इन तीनों का कॉम्बिनेशन C डैश है, जो कि ओरिजिनल वाले का 2 टाइम्स है, 2C है। और फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये सीरीज में है तो कैपेसिटेंस 1/C डैश इज इक्वल टू, मतलब इनका तीनों का इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स C है तो 2 टाइम्स दिस करके यहां पे रखा। इन सब को रख के मैंने देखा सारे तरफ से डी कट गया, एप्सिलॉन ए कट गया, फाइनली फॉर्मूला ये निकल कर आया। मैंने K1 की जगह K2 की जगह पे K1 बाई दिस 4K/5 रखा और इस तरह से K1 की वैल्यू 8/3 निकल कर आता है, जो कि 2.66 के बराबर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में दो इंक्लाइंड प्लेन दिए हुए थे, एक इंक्लाइंड प्लेन ये है और एक इंक्लाइंड प्लेन ये है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ भी नहीं है, स्मूथ है। जब ये फ्रिक्शन है यहाँ पे तो इसका नॉर्मल को हमने mg cos 45 डिग्री से बराबर किया। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के n होता है, इधर में mg cos 45 डिग्री, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला, cos 45 डिग्री का वैल्यू रखते हुए 1/√2 1 माइनस दिस ये निकल कर आया। इसी तरह से यहां से मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला तो वो g/√2 निकल कर आया यहां पर। ओके, सो अब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया L डिस्टेंस, फॉर्मूला T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2L, मतलब डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से मैं निकाल रहा हूं। यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर से, ये जीरो पार्ट है, हाफ at स्क्वायर। सो T1 का वैल्यूज निकाला, T2 का वैल्यू निकाला, दोनों का रेशियो लिया। यहाँ पे T1/T2 2 दिया हुआ था, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे T1 स्क्वायर, वहां पे T2 स्क्वायर 4, T1 की वैल्यू यहाँ पे जब मैंने रखा 2L कट जाएगा, 1/√2 कट जाएगा, यहाँ पे 2L कट जाएगा, 1/√2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1 माइनस म्यू के, 1 माइनस म्यू के 1/4, म्यू के इज इक्वल टू 0.75, 3/4 आएगा। अगला सवाल, यहाँ पे एक बॉब है जिसको हेवी मास है, यहाँ पे हिट किया गया है, यहाँ तक आते आते ये स्लैक हो जाता है, मतलब रस्सी यहाँ पे आके ढीला हो जाता है। V/V0 बताना है। सिंपल इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पे आप देखो कि इस जगह पे आपका मैकेनिकल एनर्जी को मैं बैलेंस कर रहा हूं। यहाँ पे सिंपली काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv0 स्क्वायर, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस
mg टाइम्स ये दूरी निकालना है, तो ये दूरी हमारा l है, ये l है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये l साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया mg l प्लस साइन थीटा, m से m कैंसिल हो गया है। एक इस जगह पे जब पहुंचा है तो यहां पे सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mg का कंपोनेंट होगा, mg cos 90 माइनस थीटा दैट इज mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l के बराबर होना चाहिए था। मैंने इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 में क्या किया, gl को हमने गायब कर दिया है, मतलब यहां से gl का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया है, तो यहां से मेरा ये इक्वेशंस निकल कर आ गया है कि v अपॉन v नॉट इज sin थीटा अपॉन 2 प्लस 3 sin थीटा का पावर हाफ। This question, if you want, you can see that also. In here, you can see page number 130 HC वर्मा 1 में क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी सॉल्व है। सिर्फ वहां पे फर्क है कि वहां पे ये वाला एंगल दिया हुआ था, आपको जो एंगल वहां पे दिया था उसका 90 माइनस थीटा यूज करेंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहां पे आपको अप्लाई करना है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो mg का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा mb स्क्वायर बाई l के बराबर, और ये बस सॉल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन 39, एक कंटेनर है जिसमें दो चैम्बर्स दिए, देखो ये कंटेनर है P1 B1 N1 P2 V2 N2 यहां पे दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, ये देखिए यहां पे अब इस पार्टीशन को जैसे ही हटाएंगे तो गैस मिक्स हो गए, टेम्परेचर तो भी बदल जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों का इंटरनल एनर्जी, इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा U1, इसका U2, तो N1 CB1 T1 प्लस N2 CB2 T2। अब T को मैंने हटा दिया, T को कहां से हटाया, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो PV अपॉन देखो n मल्टीप्लाइड बाई टी, n मल्टीप्लाइड बाई टी इज पीवी बाई आर, सो n मल्टीप्लाइड बाई टी, n मल्टीप्लाइड बाई टी इज पीवी बाई आर, तो यहां पे बाई आर मिस कर गया था, बाई आर रख देता हूं जी। ओके, CV1 P1 V1 डिवाइडेड बाई आर, P2 V2 बाई आर। उसी तरह यहां पे जब ये मिक्स हो गया तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे सिंपली यही होगा, फिर यहां पे नीचे एक आर छूट गया तो आर रख देता हूं, ठीक है। अब जैसे ही आप इन दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि यहां का इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी, P इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी को जब ये बराबर करे, सीवी का आर आर गायब हो जाएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2 निकल कर आएगा। इस तरह से प्रेशर 1.6। ये क्वेश्चन इफ यू वांट यू कैन सी इन द HC वर्मा सेकेंड पेपर में, HC वर्मा के पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब AC वाला है, AC का करंट के लिए आपको यहां पे आपका R रेसिस्टेंस दिया हुआ था, मैंने XC यहां पे लिया, XL यहां पर लिया, इनके यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है XL माइनस XC, दिस इज 20 मिलके यहाँ पे 20√2 बनेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री, Z जो हमारा इंपिडेंस होगा, तो यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू V बाई जेड, V 220 बटा Z का वैल्यू लिखा, तो यहाँ पे इतना करंट आ गया, और ये 45 डिग्री पर आपका करंट जो है लैग कर रहा होगा। अगर आप चाहते हो तो HC वर्मा सेकंड के पेज नंबर 321 पे, या NCERT के 12th के फिजिक्स 1 के पेज नंबर 186 पर यह कंसेप्ट दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 41, एक रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट, ये केपलर्स लॉ पे फॉर्मूला है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इससे अब आप चलेंगे तो ऑलमोस्ट 80 डेज के आसपास, बेसिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो 85 या 86 आता है, बट ऑप्शंस के हिसाब से ये 88 डेज पे आपका आंसर होगा। देन आप चलेंगे 42, यहां पे एक बैलून है, मैंने ये फिगर बनाने की कोशिश किया है, बैलून में हमने मटेरियल्स गैसेस भर दिए हैं, बैलून से यहाँ पे गैसेस निकलेंगे, इनके स्पीड के लिए लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है टी, जिस टाइम निकलेगा टाइम में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइम टी विल बी टी का यूनिट सेकंड होगा, एस फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये एस क्या है आपका, एस यहाँ पे एस इज योर सरफेस, एस इज योर सरफेस टेंशन है, तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इज व्हाट, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू फोर्स होता था, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका यूनिट मैंने यहां पर रख दिया केजी डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, पावर अल्फा, ए इज एरिया मीटर स्क्वायर, बीटा के डेंसिटी केजी बाय मीटर क्यूब, गामा दिस इज व्हाट रेडियस, और रेडियस एम रेज अबाउट डेल्टा। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दोनों साइड देखिए, यूनिट को बैलेंस कीजिए, केजी का यूनिट यहां पे केजी रेज द पावर अल्फा, केजी रेज द पावर गामा, यानी केजी रेज द पावर अल्फा प्लस गामा हैज टू बी इक्वल टू 0। इस साइड में तो सिर्फ सेकंड है, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा, यानी अल्फा और गामा के वैल्यूज जो है ना एक दूसरे के निगेटिव आने वाले हैं, और एक दूसरे के निगेटिव आने वाले हैं तो ये होगा।
अल्फा और गामा। देख रहे हैं, एक अगर माइनस है तो ये प्लस होगा, बाकी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सिंपली मैं ये बोल रहा हूं कि आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक आर्टिकल पार्टिकल है जिसका मास m है और मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद द कांस्टेंट फोर्स f। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। बोलता है कि बोर्ड्स मॉडल उसको फॉलो कर लो, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, और एन एच बाई टू पाई कह रहा है, तो यहां पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आर आर गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू एन, सो वी विल बी प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, वी का पावर हो जाएगा एन का पावर 1/3, वी का पावर v प्रोपोर्शनल टू n का पावर 1/3, यहां भी है यहां भी है। अब रेडियस वाले पार्ट में जाओ, तो रेडियस वाले पार्ट में फिर से यहां पे आ जाओ, v का पावर वैल्यूज लिखा था, n का पावर 1/3 यहां रखोगे, 1/3 यहां आके घटेगा, 1 माइनस 1/3 विल बी 2/3, सो रेडियस विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस। सो दिस वे दिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी ने हाइड्रोजन लाइक एटम्स में कैलकुलेशंस किया होगा तो वो इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। देन हमारे पास टू आइडेंटिकल मासेस था। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशंस में आप जानते हो कि ओमेगा की वैल्यू ये होती है, मैक्सिमम स्पीड जो मीन पॉइंट पर होता है ए ओमेगा के बराबर होता है। चूंकि दो ऐसे मासेस के बारे में बोला है कि वो जो है एसएचएम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पीड विल बी सेम है, a1 a पी मल्टीप्लाई ओमेगा पी, ए क्यू नाम दिया हुआ है ओमेगा क्यू। यहां से करोगे तो आपको ओमेगा इसकी वैल्यू यहां पे रखो, एम एम कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू बाई ए पी विल बी अंडर रूट K1/K2 निकल कर आंसर आ जाएगा। दैट विल बी योर K1/K2, मतलब ये 3 वाला। ओके, 44वें क्वेश्चन के बाद हम लोग 45वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक बॉल है जो 0.5 kg का है, यहां से इसको ड्रॉप किया जाता है, 40 मीटर तक नीचे गिर के यहां पर आता है। सोचो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। जब मैंने इसको बराबर किया तो v का वैल्यू इतना निकल कर आया। अब यहां से ये जंप करता है, क्योंकि अर्थ यहां से नीचे से एक फोर्स लगा रहा है, तो यहां पे जब ये जंप किया तो यहां तक आते आते रुक जाता है। फिर मैंने यहाँ पे जो है एनर्जी बैलेंस किया, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, यहाँ से v का वैल्यू, यहाँ से u का वैल्यू 14 मीटर पर सेकंड निकल आया है। जब ये यहां से आया था तो उस समय इसका मोमेंटम नीचे की तरफ था, p इनिशियल mv नीचे की तरफ। जब यहां से उठ रहा था तो उस समय इसका p फाइनल मान के चला जाए, इंट्रैक्शन के जस्ट बाद जो है, तो p फाइनल। अब इंपल्स क्या होता था, इंपल्स ऑन द बॉल फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल प्लस माइनस टाइम्स p इनिशियल। अगर इस वेक्टर में माइनस साइन लगाओगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो मैंने यहां से दिखाने की कोशिश किया है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ गए और इसका फिर वैल्यूज निकाला गया, तो दिस इज 21 इंटू न्यूटन सेकेंड। तो ये अब हमारा जो है टोटल सॉल्यूशन थे, टोटल 45 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने आपके सामने रखे हैं। अब आपको लास्टली मैं ये बोलता हूं, थैंक्स अ लॉट कि आपने ये टोटल सॉल्यूशन देखा है। 45 मिनट्स मैंने टाइम लिया था, ऑलमोस्ट कुछ टाइम्स जो है बातों बातों में निकल गए होंगे, इसलिए जो है हो सकता है कि 5-6 मिनट्स ज़्यादा हो गए आपको इस क्वेश्चंस को पूरे पेपर को सॉल्व करने में। अदरवाइज मैंने जो टारगेट लिया था वो टारगेट मैंने 45 मिनट्स का ही टारगेट लिया था, नो डाउट। अब आप अगर कोई चाहते हैं कि हमने तो आपको क्वेश्चन 46 कोड के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, अगर आप वो सेम क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 1 46 में पहला क्वेश्चन, 45 में 42वां क्वेश्चन है, 47 में 29वां क्वेश्चन है, 48 में 31वां क्वेश्चन है, किसके क्या आंसर है, 46 में उसके आंसर 1 है, जबकि 45 में 42 नंबर क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है उसके आंसर 3 है, 47 में आंसर 4 है, 48 में उसका आंसर 1 है। सो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चंस का हमने आपको समरी फॉर्म में जो है दिखा दिया है। सो दिस वे द होल क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड यू और आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। आई होप कि यू हैव एंजॉयड। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको अगर इस बार अगर वो नीट में नहीं क्वालिफाई करते, एटलीस्ट आगे आने वाले दिन के लिए तो उनको कंसेप्ट बन जाएगा, कुछ तो समझ पाएंगे। आगे आने वाले दिन के लिए हौसला अफजाई होगा कि भाई क्वेश्चंस जो है इन्हीं किताबों से ही आ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एससी वर्मा हो, बेसिक बुक से ही आते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, बाय बाय।